नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आज आपका ताज कैरियर इंस्टीट्यूट के आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पर शीर्षक रहेगा कंप्यूटर प्रोग्राम और भाषाएं। तो यहाँ पर एक शब्द निकल कर आया, कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम हम बनाते क्यों हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि हमको किसी न किसी हार्डवेयर को काम में लेना है। कहने का मतलब है कि अगर मुझे किसी हार्डवेयर को काम में लेना है, जैसे प्रिंटर चलाना है या स्कैनर चलाना है, तो उसके लिए मेरे को अपनी बात उसको समझानी पड़ेगी। और बात समझाने के लिए मैं जिस प्रोग्राम को यूज करूंगा वो एक सॉफ्टवेयर है। तो ये प्रोग्राम जो रहते हैं ये किसी न किसी लैंग्वेज पे बनाए जाते हैं। पहले फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो पहले आज जैसे हम जिस तरीके से इंग्लिश में टाइप कर देते हैं हम वहां पर और वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बात समझ जाता है, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर मेरे को कंप्यूटर की बात समझानी है तो मुझे कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए थी। और वो कौन सी भाषा थी? बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज हुआ करती थी। मैं यहां पर आपको एक व्हाइट बोर्ड के माध्यम से अगर मैं बताऊं, उस समय बाइनरी लैंग्वेज का यूज किया जाता था। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के ऊपर आधारित होती थी। दोस्तों, इस बाइनरी को 0 और 1 की भाषा को याद रखना बहुत मुश्किल काम होता था। यानी कि अगर मुझे यहां पर वहां पर इंग्लिश में अगर ए भी टाइप करना है तो मेरे को ये भी एक बाइनरी में लिखना होगा, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क हुआ करता था। तो आगे जाकर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या करा, इस 0 और 1 की सीक्वेंस को चेंज करा और एक लैंग्वेज बनाई। उस लैंग्वेज को उन्होंने क्या करा कि कई सारे सिंबल्स को इकट्ठा करके उन्होंने एक न्यूमेरिक लैंग्वेज को डिजाइन करा और उस लैंग्वेज को नाम दिया उन्होंने असेंबली। असेंबली लैंग्वेज। अब आगे जाके क्या हुआ कि यूजर जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है वो असेंबली के तौर पे यानी कि न्यूमेरिक कोड के रूप में वहां पर अपने इनपुट करता था और कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता था। कंप्यूटर यानी कि यूजर, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर यूजर असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर में सेंड करता, कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करता, समझता और वापस उसको असेंबली में ही वहां पर ट्रांसलेट करता। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, यहां पर एक समझाने के लिए असेंबली को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर तो बाइनरी समझते हैं, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को यहां पर रखा गया जिसको नाम दिया गया असेंबलर। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर को यूज करा गया जिसका काम होता था असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जिसको अन्य भाषा में हम कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। यह असेंबलर का काम होता था। ठीक है। अब यहां पर भी असेंबली को याद रखना यानी इसके कोड को याद रखना भी काफी मुश्किल होता था। तो थर्ड जनरेशन तक फिर वापस क्या करा कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कि इस लैंग्वेज को भी परिवर्तित करा गया। उन्होंने सोचा कि यार जब हम सॉफ्टवेयर रख ही रहे असेंबलर, जो सॉफ्टवेयर असेंबली को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारा मशीन ही समझता है, लेकिन हमको मशीन याद रखने में मुश्किल होती थी, तो हमने असेंबली बना ली। असेंबली से को सिस्टम पे टाइप करते न्यूमेरिक कोड में यानी सिंबलिक भाषा के अंदर, और ये असेंबलर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता, कंप्यूटर मशीन उसको समझती और वापस उसको रेस्पॉन्ड भी उसी के अंदर करती। तो यहां पर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई यहां पर हम जब सॉफ्टवेयर डालना ही है और सॉफ्टवेयर डालने के बाद भी अगर हमको कंप्यूटर लैंग्वेज यहां पर याद रखनी पड़ रही है, यानी कि हमको सिंबल्स में अगर डेटा इनपुट कराना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि जो हमारी आमतौर पर जो बोलने वाली भाषा है जो इंग्लिश है, क्यों ना हम इंग्लिश में ही टाइप करें और कंप्यूटर उसको अपना आप समझे। और कंप्यूटर को समझाने के लिए हम वापस इसी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, या सॉफ्टवेयर को हटाकर दूसरा सॉफ्टवेयर लगा दें। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, थर्ड जनरेशन में इस असेंबलर को हटाकर उन्होंने इसकी जगह एक अन्य सॉफ्टवेयर का यूज करा और एक लैंग्वेज बनाई, यानी कि जो आज के समय में भी होता है। अब हम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि हमारी जो इंग्लिश है उसके अंदर ही वहां पर कंप्यूटर पे टाइप करेंगे और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करके समझेगा और वापस रेस्पॉन्ड भी वो हाई लेवल लैंग्वेज में करता है। ठीक है। इसके लिए उन्होंने दो तरह के वहां पर सॉफ्टवेयर रखे। उनका सॉफ्टवेयर का नाम था कंपाइलर
और इंटरप्रेटर। ठीक है, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते थे, इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते और मशीन लैंग्वेज को वापस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते थे। मैं इसी चित्र को एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं। मैं दोनों को, असेंबलर को, यहां पर कंपाइलर इंटरप्रेटर को, दोनों को एक की पुनः दोबारा यहां पर लिख देता हूं। यहां पर जैसे असेंबली लैंग्वेज और ये हमारी मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर को समझ में आती है, जिसको कि हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। मशीन बाइनरी, ठीक है। ये असेंबली लैंग्वेज एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसका नाम था असेंबलर, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती और मशीन लैंग्वेज यानी कंप्यूटर हमारा प्रोग्राम को समझ के वापस जो रेस्पॉन्ड करता वो भी असेंबली में करता और उसको पुनः कन्वर्ट कौन करता था, असेंबलर। आगे जाकर साइंटिस्ट ने इस असेंबलर को रिप्लेस करा। इस असेंबलर की जगह दो नए सॉफ्टवेयर रखे जिनके नाम थे, और वो सॉफ्टवेयर किसको करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज को। वो इसको कन्वर्ट करते वापस किसमें, मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि आज भी हमारी जो मशीन है, आज भी हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो यही लैंग्वेज समझता है। और यहां पर उन्होंने दो सॉफ्टवेयर रखे, एक का नाम था कंपाइलर, एक का नाम था इंटरप्रेटर। ये रखे हुए दोनों सॉफ्टवेयर क्या करते, हम जैसे कंप्यूटर में टाइप करते हैं कीबोर्ड से, सपोज मानो हमने टाइप करा ए, तो कीबोर्ड से वो ए का जो अनुदेशक है, मतलब उसका जो कमांड है, वो कीबोर्ड से सीधा सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में रखे ये दोनों सॉफ्टवेयर उसको ट्रांसलेट करेंगे बाइनरी के अंदर, फिर उसको हमारी मशीन समझेगी। मशीन समझ के उसका वो आउटपुट मॉनिटर पे शो करती है, तो वापस उसको जो रेस्पॉन्ड देती है वो वापस हाई लेवल पे देती है, और मॉनिटर पे हमको वो शो जो ए अक्षर है वो हमको मॉनिटर पे शो होता है। यह पूरा काम इन दोनों कंपाइलर्स, मतलब दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर के माध्यम से किया जाता है। और ये हमारे पास जो दो बचे हैं, मतलब तीन है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन सॉफ्टवेयर्स के जो नाम है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। इनको बोलते हैं हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी भाषा अनुदेशक, जो कि भाषा अनुवादक, जो भाषा को परिवर्तित करते हैं हाई लेवल से मशीन में या असेंबली से मशीन में। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि असेंबली है, असेंबली को कौन कन्वर्ट करता है, असेंबलर। किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन में। सारी चीजें मशीनरी लैंग्वेज में जाएगी। अब आज के टाइम पे हमको कोई कोड याद, मतलब इंग्लिश को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट इंग्लिश में लिखते हैं और वो कंप्यूटर इंग्लिश में इसको समझता है। ठीक है, क्यों, किस वजह से समझता है, इन दोनों के कारण। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं, हाई लेवल को मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वापस बाइनरी से हाई लेवल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जब काम एक ही है तो दो सॉफ्टवेयर यूज करने की कहां जरूरत है, दो लैंग्वेज ट्रांसलेटर को उपयोग में लाने की कहां जरूरत है। तो दोस्तों वो क्यों है, इसके लिए मैं यहां पर इसको बता देता हूं। इसके लिए मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, असेंबली को। एक काम करो, पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो अगर इसका। चलिए अब इसको हटाकर मैं आपको एक बार बताता हूं कि हम दोनों, जब कार्य एक ही है तो हम दो प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज क्यों कर रहे हैं, दोनों दो प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो जो कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है, मान के चले कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा, 10 लाइन का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को लिखने के बाद हम उसको जब कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो कंपाइलर क्या करेगा, उन पूरी 10 लाइनों को एक साथ कन्वर्ट करेगा मशीन में।
और मशीन भी उसका रेस्पॉन्ड करेगी पूरा 10 लाइनों का एक साथ। बाय द वे, अगर किसी लाइन में कोई त्रुटि होती है, कोई अगर कमी होती है, कोई एरर आता है, तो वो क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को रन करने के बाद में सबसे नीचे की तरफ लाइन बाय लाइन, यानी कि वो ऐसे जैसे लाइन नंबर शो करके इसमें यह त्रुटि है, लाइन नंबर 3 में यह त्रुटि है, इस तरीके से वो वहां पर एरर बताना चालू करता है। यानी कि 10 लाइन में अगर 4 लाइन में एरर है, तो वो नीचे की तरफ चारों लाइनों के नंबर देगा और एरर बताएगा कि इस लाइन में ये एरर है। हमको क्या करना पड़ेगा, फिर एरर की शुद्धिकरण करना पड़ेगा, इस एरर को वापस रेक्टिफाई करो और रेक्टिफाई करने के बाद में इसको पुनः उसको चालू करें। ये कंपाइलर का काम होता है। यानी कि ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन से वापस वो हाई लेवल में कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या काम करता है, इंटरप्रेटर का काम होता है, जैसे हमने 10 लाइनें लिखी, अभी क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। पहले एक लाइन को करा, अगर उसमें एरर है तो वो एरर बता देगा कि आप इस एरर को हटाओ, नहीं है तो दूसरी लाइन पे आ जाएगा, फिर दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा, अगर उसमें एरर आती है तो वो उसको एरर को बताएगा, नहीं तो वो तीसरी लाइन पे चला जाएगा। यानी कि कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट कंप्लीट प्रोग्राम एट वंस। ठीक है, और मैं इसको भी हटा देता हूं। जबकि इंटरप्रेटर क्या काम करता है, कन्वर्ट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ठीक है, कंपाइलर का क्या काम होता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर क्या काम करेगा, वो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। अब जैसे दोस्तों आपको दिख रहा है कि कंपाइलर, अगर देखा जाए तो इन दोनों में अगर पूछा जाए कि सबसे तेज गति यानी सबसे फास्ट काम कौन करता है, सबसे तेज परिवर्तन कौन करता है, वो कंपाइलर करता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर की तुलना में स्लोअर काम करता है, धीमे काम करता है कंपाइलर की तुलना में। ठीक है, लेकिन आज जो कंपाइलर की जो लैंग्वेजेस थी वो कौन सी थी, सी थी, C++, ये इसकी भाषा है कंपाइलर। इंटरप्रेटर के पे क्या है, पाइथन, जो आज सबसे ज्यादा चल रही है, सबसे ज्यादा जिसका आज क्रेज है और सबसे ज्यादा जो उपयोग में ली जा रही है वो पाइथन है। पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करती है, तो वो इंटरप्रेटर पे काम करती है। ठीक है, हमारा ये आज का सारे जो प्रश्न है वो इसी के ऊपर आधारित है। तो चलिए वापस शुरू करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन वापस अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए देखिए, यहां पे आया कंपाइलर क्या है। अभी हमने पढ़ा था कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक भाषा अनुवादक है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, लेकिन पूरे प्रोग्राम को एक साथ में करता है। यानी कि ये क्या करता है, मशीनरी स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम है, उच्च स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद के लिए। तो ये यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उस वहां से दूसरी लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट करता, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ये क्या काम करता है कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और वापस मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एक साथ। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। कंप्यूटर की मशीनी भाषा किस पे आधारित है। तो देखो, कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज किसके ऊपर आधारित है, बाइनरी है। बाइनरी किसे कहते हैं, 0 और 1। ये 0 और 1 है, और 0 और 1 बीजगणित के होते हैं, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, बूलियन। क्योंकि ये जो दो है इसको हम बूलियन
बीजगणित में वीक बोलते हैं। बुलियन का मतलब होता है जहां पर हमको आंसर 0 और 1 के फॉर्म में या ट्रू एंड फॉल्स में या यस और नो में हमको मिलता है। ठीक है, सामान्यतः 0 और 1 या फिर ट्रू एंड फॉल्स के अंदर होता है। तो ये 0 और 1 की भाषा कौन सी हो जाएगी? थर्ड नंबर की बुलियन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तीसरे नंबर पे। बेसिक, ये भाषा के प्रकार है। बेसिक, कोबोल, फोर्टन, पास्कल क्या है? प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, क्या है? तो ये है भाषाएं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। देखो बेसिक कौन सी लैंग्वेज है? सबसे पहले हम बेसिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेसिक कौन सी लैंग्वेज है? बेसिक का फुल फॉर्म जो होता है, क्या होता है इसका? बेसिक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिख लें आप। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक का फुल फॉर्म है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये काफी पहले बनाई गई थी, बेसिक लैंग्वेज है, यानी कि हम यूं मान के चलें कि हाई लेवल के अंदर ये एक सबसे पहली जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में से एक है, जिसका कि जो कि बनाई गई थी 1964 के अंदर। बेसिक कब बनी थी? 1964 के अंदर इसको बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था, बेसिक ऑल पर्पस। उसके बाद बात करते हैं कोबोल की। इसका फुल फॉर्म है क्या हो? इसका हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा इसका? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जैसा नाम से पता लग रहा है, बिजनेस, यानी कि वाणिज्यिक संबंधित कार्यों को करने के लिए कोबोल लैंग्वेज का यूज किया जाता था। ये जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी काम होते थे वो कॉमन बिजनेस लैंग्वेज के ऊपर ही करे जाते थे। अगली है फोर्ट्रन। फोर्ट्रन का यूज जो करते थे वो रिसर्च फील्ड या वैज्ञानिक फील्ड के अंदर इसका यूज किया जाता था, यानी कि फोर्ट्रन का यूज मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पे। वैज्ञानिक व गणितीय संबंधित कार्यों के लिए फोर्ट्रन का यूज किया जाता था। और अगली है पास्कल। ये भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका नाम ब्लेज पास्कल एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उनके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया था, ब्लेज पास्कल के पे पास्कल लाइन, जिन्होंने पास्कल लाइन एक कंप्यूटर जो कि चार्ल्स बाबेज के कंप्यूटर से पहले बना था, पास्कल लाइन वो इन्होंने डिजाइन करा था और उनके नाम पे ही इस लैंग्वेज को नाम दिया गया पास्कल। ये 1971 के अंदर इस बनाएगी पास्कल। तो बेसिक, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक लैंग्वेज, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रन जो वैज्ञानिक व गणितीय काम करने के लिए, और ब्लेज पास्कल के द्वारा पास्कल लाइन, मतलब ये लैंग्वेज डिजाइन की गई, मतलब इनके नाम के ऊपर ये जो लैंग्वेज का नामकरण किया गया था पास्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक गणनाएं, यह भी पढ़ा है अपन ने। वैज्ञानिक गणनाएं करने के लिए कौन सी का यूज किया जाता था वैज्ञानिक के लिए? अपने यहां लिखा था एक, वो कौन सा है? फोर्ट्रन। कोबोल, कोबोल का यूज किस लिए होता है? कमर्शियल पर्पस, यानी कि वाणिज्यिक
ये वैज्ञानिक, ये बेसिक लैंग्वेज, और ये सी प्लस प्लस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिकोड, यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह का प्रतिनिधित्व करती है? इसका एक सिंपल सा हो जाएगा, 16 बिट का करती है ये। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है? तो ये एक अंक का 16 बिट, यानी कि हम कोई भी अगर वहां पर यूनिकोड एक कोडिंग की भाषा है, यानी कि हम जिस तरीके से लैंग्वेज को डिसाइड करते हैं, लैंग्वेज को जो बनाया जाता है वो यूनिकोड, और यूनिकोड एक अंक को 16 बिट के अंदर 16 बिट के समूह का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि एक अक्षर 16 बिट का होता है। लिख लीजिए इसको। ये जो यूनिकोड है एक आस्की कोड की तरह होता है। चलिए आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। यस, यहां पे यूनिकोड के बारे में अब मैं आपको अगले वाले हमारा जो वीडियोस के अंदर पूरा है तो इसकी चर्चा हम वहां करेंगे। अभी तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो अवधारणा जो कि वेरिएबल या फंक्शन या ऑब्जेक्ट को कई रूप में, यहां पर आया एक कई रूप, ठीक है, धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक जो लैंग्वेज है सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब यहां पर कई रूप, यानी कि एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट को कई रूप में, कई रूप आ रहा है। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अगर किसी की एक क्लास, यानी कि हमने अगर कोई फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, तो उस क्लास के जो फीचर्स है वो उसकी पेरेंट्स क्लास की फीचर अगर उसकी चाइल्ड क्लास में आ जाए, वो इनहेरिटेंस है। तो हम इसको मतलब सामान्य तौर पे अगर मान लें, अगर सीधे साधे याद रखने के पर्पज से मैं बताऊं तो कई रूप का मतलब होता है पॉली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये पॉलीमॉर्फिज्म। हम जब यहां पर एक वीडियो यहां पर बनाएंगे जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसके अंदर इनहेरिटेंस, हायरार्की, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कोई भी जो लैंग्वेज है जिसमें क्लास, फंक्शंस क्लास बनाई जाती है, और उस क्लास से जब दूसरी क्लास को हम डिजाइन करते हैं तो उस सेकंड हमारी जो क्लास है, ये हमारी प्रथम क्लास, और इससे हमने दूसरी क्लास बनाई, यानी कि एक दूसरे तरह के फंक्शंस जो डिजाइन करेंगे, वेरिएबल जो बनाए गए, तो इस क्लास के फीचर्स भी इस क्लास के अंदर आएंगे, तो इसे कहते थे इनहेरिटेंस। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एक ही क्लास को कई रूप से वेरिएबल को डिजाइन करना। हमने एक यहां पर बना दिया, एक यहां पर बना दिया, एक यहां पर बना दिया, तो कई रूप से धारण करने की क्षमता वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। सातवें पे आते हैं कोबल, पास्कल, किसके उदाहरण है? कौन से प्रकार के कोबल और पास्कल कौन से प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है? यह है स्ट्रक्चर्ड के, कोबल और पास्कल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पे आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? तो प्रोग्राम के अंदर जो त्रुटियां हैं वो किसके लिए कंप्यूटर पे आरोपित ज्यादातर त्रुटियां, कंप्यूटर में अगर कोई कमी है तो किस कारण होती है? हार्डवेयर की विफलता नहीं, वो होती है
क्रमादेश, यानी कि प्रोग्राम के अंदर अगर कोई एरर है, अगर हमको किसी लैंग्वेज लिखने के दौरान हमने किसी तरह की वहां पर कोई गलती कर दी, तो वो गलती, हमारी त्रुटि आगे भी प्रोग्राम के अंदर वो दिखाई देगी, तो वो होगी क्रमादेश त्रुटियां कहलाती है वो प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामेटिक एरर्स। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, बाकी जो लिखा गया है, ये प्रोग्राम लिखने के बाद ही है। हार्डवेयर की विफलता, यानी हार्डवेयर का अगर फेलियर है तो उसको डिटेक्ट कौन करेगा, उसकी जांच कौन करेगा, प्रोग्राम करेगा। मीडिया के बारे में भी अगर कोई बताएगा तो वो कौन बताएगा, प्रोग्राम बताएगा। या डेटा प्रिविलेज, हम डेटा का जो एंट्री करते हैं वो भी कहां करते हैं, प्रोग्राम में करते हैं। तो सारी गलतियां किसके आधार पर होती है, क्रमादेश त्रुटि, प्रोग्रामेटिक एरर के कारण। चलिए अगले पे आते हैं, 90 पे। कंप्यूटेशनल लॉजिक को किसके उपयोग से दिखाया जा सकता है? कंप्यूटेशनल लॉजिक्स होते हैं कि कोई भी अगर हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, जब हम कोई प्रोग्राम को बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो बनाने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। रूपरेखा कैसी होती है कि जैसे मैं यहां पर देखो कि मैं इनपुट कौन से लूंगा, इन इनपुट का मैं कहां पर इसको प्रविष्टि करूं, मतलब इसका सोर्स क्या होगा और उसका आउटपुट निकल के क्या आएगा मेरे पास। तो हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसको डिजाइन करते हैं कि यूं मान के चलें कि जैसे मेरे को एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है या एक प्रोग्राम डिजाइन करना है, तो प्रोग्राम में जैसे मुझे प्लस का करना है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखूंगा कि प्लस मेरे को किन संख्याओं को करना है और वो जोड़ मैं कैसे करूंगा। तो उसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से उसको करते हैं। इस पूरे चित्र को हम बोलते हैं फ्लो चार्ट, जो कि एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। यहां पर ये एरो की इस डायरेक्शन को, क्रम को दिखाती है कि हमारा जो प्रोग्राम है किस तरफ से किस तरफ की ओर बढ़ रहा है, यहां से नीचे की ओर आ रहा है या यहां से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको बताया जाता है और फ्लो चार्ट को बोलते हैं, फ्लो चार्ट को प्रवाह चित्र। किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करने से पहले हम फ्लो चार्ट पे उसको रूपरेखा को समझते हैं, फ्लो चार्ट के ऊपर उसको डिजाइन किया जाता है। तत्पश्चात वो प्रोग्राम हम वहां पर कंप्यूटर के अंदर कोडिंग, एज अ कोडिंग वहां पर उसकी करते हैं। किसी टास्क को पूर्ण करने के लिए, 10वां प्रश्न, किसी टास्क को पूर्ण करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एक तरह का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जैसे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम दोनों एक जैसे ही हैं। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों एक जैसे ही, फर्क इतना होता है एल्गोरिदम के अंदर हम डेटा के रूप में हम वहां पर डिजाइन करते हैं, डेटा के रूप में वहां पर उस क्रम को लिखते हैं, जबकि फ्लो चार्ट में हम चित्रों के माध्यम से उसको समझते हैं। यहां पर चित्रों के माध्यम से, यानी कि चित्र, यानी कि हमने एक बॉक्स बनाया रेक्टेंगुलर, प्रोसेस के लिए हमने इस तरीके का साइन, एरो की बनाया, इस तरीके से हम यहां पर फ्लो चार्ट में बनते हैं। जबकि यहां पर एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं कि जैसे ए हमने लिया, a प्लस बी, इसका आंसर सी में आएगा, फिर मैं प्रिंट कराऊंगा वहां पर सी। इस तरीके से हम यहां पर एल्गोरिदम को डिजाइन करते हैं। यानी कि एल्गोरिदम में कोडिंग के रूप में लिखा जाता है कि हम पहले कौन सा अक्षर लेंगे, फिर उसके बाद कौन सा अक्षर लेंगे, फिर प्लस कैसे कराएंगे, फिर उसका प्रिंट कराएंगे। जबकि यहां पर चित्रों के माध्यम से इसको डिजाइन किया जाता है, चित्रों के माध्यम से इसको समझाया जाता है फ्लो चार्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्गोरिदम। दोस्तों यहां पे जो एल्गोरिदम और ये जो ये भाषा है, इसको यहां पर एग्जाम के माध्यम में या प्रश्नों के माध्यम से पूरी तरीके से मैं यहां पर अभी
या यहाँ पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि क्या है कि वो एक एक चीज के लिए काफी बड़ा प्रोग्राम है। तो वो हमारी जो अगली वीडियो आएगी जहां पर अपन कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे, वहां पर हम इसके बारे में पूर्ण रूप में पढ़ेंगे कि यहाँ पर प्रोसीजर क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होती है, कैसे उसको डिजाइन किया जाता है प्रोग्राम के माध्यम से। यहां पर फिलहाल एक जो प्रश्न के माध्यम से या प्रश्न के लिए वहां पर है कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को लिखा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। दिए गए नियमों की परंपरा के लिए एक सेट के अनुसार प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को कहते हैं। दिए गए नियमों की परंपरा के लिए एक सेट के अनुसार प्रोग्रामर द्वारा दिए गए निर्देशों को, दिए गए निर्देश यानी कि जैसे कि मेरे को प्रोग्राम किस तरीके से लिखना है, उसका डिजाइन किस तरीके से तैयार करना है। जैसे आपने गणित में एक सूत्र पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर, जिसको हम गणित में यहां पर a की वैल्यू हर प्रोग्राम में अलग अलग होती है, b की वैल्यू अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग होती है, और हम इसको वहां पर पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो उस प्रोग्राम को लिखने का एक पर्टिकुलर सेट होता है, पैटर्न होता है। जैसे यहां पे इसको हम फॉर्मूला कहते हैं, तो वहां पे इसको बोलते हैं हम सिंटैक्स। ठीक है, किस सिंटैक्स के थ्रू लिखा जाता है, क्या कहलाएगा? सिंटैक्स। प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए निर्देश, हम सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही वहां पर किसी चीज का वेरिएबल या उसका मान रखते हैं। जैसे कि यहां पर एक ये भी एक सिंटैक्स ही है, जिसको कि फॉर्मूला के तौर पे यहां पर इसको हम गणित रूप में बोलते हैं फॉर्मूला। हम अलग अलग सवालों के अंदर ए और बी का मान अलग अलग रखते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी, प्रोग्राम के अंदर कोडिंग लैंग्वेज में हम एक वेरिएबल या फॉर्मूला फंक्शंस का यूज करते हैं, वहां पर भी हम सिंटैक्स को यूज करते हैं। जैसे कि एक सिंटैक्स में यहां पर लिख देता हूं, मैंने यहां पे एक सिंटैक्स लिखा है, ये प्रोग्रामिंग सिंटैक्स है, जिसके अंदर ये कॉमन रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी जो ब्रैकेट के अंदर है। तो इसी के माध्यम से हम उसको वहां पर लिखते हैं और उसको वहां पर सिंटैक्स कहा जाता है। एक पाइथन का सिंटैक्स है सीरीज बनाने का। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एमुलेटर। इसका आंसर हो जाएगा एमुलेटर। एमुलेटर किसे कहते हैं? ये एक प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर कॉपी करने के लिए हम एमुलेटर का यूज करते हैं। सिमुलेटर का यूज किया जाता है कंप्यूटर गेम्स के लिए। कंप्यूटर गेम्स के लिए सिमुलेटर का यूज करते हैं, जो कंप्यूटर गेम्स को प्रोसेस में लाता है, इसको क्रियान्वित करता है। एमुलेटर का हम यूज करते हैं कंप्यूटर की एफिशिएंसी को दिखाने के लिए, यानी कि क्षमता को दिखाने के लिए। कंप्यूटर की क्षमता को। और पीसीबी, पीसीबी क्या होते हैं? ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक मदरबोर्ड की तरह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक छोटा सा बोर्ड होता है जिसमें कई सारे कैपेसिटर्स या रेजिस्टर्स लगे रहते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको पीसीबी बोलते हैं, ये वो होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कॉपी करने के लिए एमुलेटर का यूज किया जाता है। एमुलेटर का यूज कंप्यूटर की क्षमता को दिखाने के लिए, वो मापने के लिए। ये पूरा लिख दिया, कंप्यूटर की क्षमता को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है एमुलेटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा घटनाओं को डालने और उनका अद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने जैसे कार्य करता है।
देखो, डेटा घटनाओं को डालने, इंसर्ट करना, यहां पर इंसर्ट, अद्यतन करना यानी एडिटिंग करना, और उन्हें डिलीट करना। ये सारे डेटाबेस का एक डेटाबेस का कंसेप्ट है। मैं यहां पर आपको पूरा बता देता हूं इसका। ऑप्शंस देखिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज किसे कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीडीएल बोलते हैं। जैसा नाम से पता लग रहा है, डेटा डेफिनेशन यानी कि वो लैंग्वेज जो कि किसी डेटा की डेफिनेशन के बारे में हमको बताती है, जानकारी देती है, वो डीडीएल है। दूसरा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको कि हम डीएमएल कहते हैं। ये क्या काम करती है, किसी टेबल के अंदर रखे हुए डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम डेटा मैनिपुलेशन का यूज करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो देखो, डेटा को डालने में, ठीक है, इंसर्ट कराने में, एडिटिंग कराने में मैनिपुलेट कर रहे हैं हम, डेटा को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या इसको अब एडिट या अपडेट, ये प्रॉपर कमांड हो जाएगा इसका, ठीक है, अपडेट के लिए और डिलीट करने के लिए। यानी कि अब ये तीनों जो भाग है ये मैनिपुलेशन कहलाता है। मैनिपुलेशन यानी कि किसी डेटा के अंदर फेरबदल करना, या तो नया डेटा डालना, या उसको अपडेट करना, या डिलीट करना, ये मैनिपुलेशन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और ये जो तरीका होता है, मतलब जिस तरीके से हम उसको लिखते हैं, डेटा को, उस डेफिनेशन को जिस तरीके से लिखा जाता है, वो कहलाती है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज यानी कि लिखने का तरीका, किस तरीके से हमने क्वेरी को लिखा है। जैसे मैं यहां पर इंसर्ट करने के लिए कहूंगा तो किस तरीके से उसको इंसर्ट करने के लिए कहूंगा, डिलीट करने के लिए अगर कहेंगे तो वहां पर डेटा को किस तरीके से डिलीट करा गया, अपडेट करने करा गया तो किस तरीके से करा गया, उसका जो सिंटैक्स होगा, उसकी जो लाइन होगी, वो क्वेरी लैंग्वेज कहलाती। आगे की तरफ बढ़ते हैं 14वें नंबर पे। 14, डेटाबेस से जानकारी पूरा रिट्राइव कर रहे हैं हम वहां पे, और कभी कभी डेटाबेस में सुधार करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किस भाषा, वही आ गया, डेटाबेस में जानकारी को पूरा प्राप्त करने और कभी कभी डेटाबेस में सुधार करने के लिए हम किसका लैंग्वेज करते हैं, तो हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी लैंग्वेज के जरिए हम, जैसे मैं क्वेरी लैंग्वेज लिखता हूं, मैंने एक टेबल बनाई और ये टेबल बनाने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसमें से कोई मेरे को डेटा अगर निकालना है, जैसे मैंने यहां पर लिखा नेम, फिर कांटेक्ट, एड्रेस और सिटी, मैंने यहां पे लिख दिया। नेम मैंने राहुल, ये मैंने यहां पर कोई नाम लिख दिया, ठीक है। कांटेक्ट 1 2 3 4, एड्रेस मैंने ABCD, कुछ भी लिख दिया मैंने यहां पे। अब मुझे क्या करना है कि नेम और एड्रेस, ये दोनों चीज मेरे को निकालनी है, यानी कि मुझे पता करना है, जानकारी को प्राप्त करना है। मैं यहां से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, तो वो कैसे लिखूंगा मैं, ये क्वेरी लैंग्वेज लिख रहा हूं इसकी। हम लिखेंगे सेलेक्ट इन दोनों के नाम, यानी कि नेम कॉमा एड्रेस, और इस टेबल का जो नाम है, जैसे इस टेबल का नाम मैं दे देता हूं स्टूडेंट, तो यहां पर हो जाएगा फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो ये है क्वेरी, मैंने जिस तरीके से भाषा का यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा प्रकार यानी डेटा टाइप और उसके बीच रिश्तों को परिभाषित करते हैं। डेटा का प्रकार, डेटा टाइप और उसके बीच रिश्तों को परिभाषित करते हैं।
हमने पहले पढ़ा था, और ये ऑप्शंस भी वही है। क्या हो जाएगा? डेटा मैनिपुलेशन से तो क्या करते हैं हम? एडिटिंग वगैरह। क्वेरी लैंग्वेज OQL, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि हमको डेटा के डेफिनेशन के बारे में बताता है, यानी कि डेटा का टाइप क्या है, उसके बीच में क्या रिलेशन है, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगी। इसका आंसर है DDL। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त SQL। क्या बात? SQL क्या है? SQL का फुल फॉर्म लिखना है इसमें। SQL क्या है? SQL सबसे पहले तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है 3rd नंबर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये जैसे हमने पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था, ये किस टाइप की लैंग्वेज है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेटाबेस है। ये डेटाबेस है। डेटाबेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए, एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट में अलग से पहचान किया जाता है, जैसे HTML। अब नाम इसने खुद ने लिख दिया HTML, यानी कि HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचान करता है, यानी कि मार्कअप करता है, तो वो हो जाएगा मार्कअप लैंग्वेज होती है वो। ये लिख रहा मार्कअप लैंग्वेज HTML। और ये किस वेबसाइट बनाने के लिए मदर लैंग्वेज भी होती है, यानी कि वेबसाइट बनाने के अंदर जो कोडिंग करी जाती है वो HTML में करी जाती है। अठारहवें प्रश्न की ओर आते हैं। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। कमांड लैंग्वेज हाई लेवल में, क्योंकि यहां पर सीधा ये पूछा गया है कि CPU से डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे किया जाएगा, तो ये हमने पढ़ा था वहां पे कि हम हाई लेवल लैंग्वेज इंसर्ट करा रहे थे, ये CPU के अंदर जा रही थी, ठीक है। तो वहां पर CPU से डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी आ रही थी? ये कंपाइलर के पास जाती, कंपाइलर फिर CPU को भेजता, यानी CPU क्या करेगा? ALU, उसके पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, CU और MU। तो उसके अंदर अगर बीजगणितीय या कोई भी तार्किक क्रियाओं करने के लिए जो होता है वो ALU होता है। तो वो कार्य कब करेगा? जब उसको समझ में आएगी। समझ में कब आएगी? जब वो मशीन लैंग्वेज हम डालेंगे। तो सीधी सी बात है, उसमें सीधे तरीके से कौन उससे इंटरफेयर कर रहा है? हाई लेवल लैंग्वेज नहीं कर रही, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज तो कंपाइलर के पास जा रही है या इंटरप्रेटर के पास जा रही है, और फिर ये इंटरप्रेटर CPU को दे रहा है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है उसके मशीन लैंग्वेज। ठीक है। चलिए आगे की तरफ। कौन सा डेटा टाइप सी में नहीं है? तो देखो यहां पर डेटा टाइप, पहले तो डेटा टाइप के बारे में सुन लेते हैं। डेटा टाइप होता क्या है? डेटा टाइप, डेटा कि कोई भी डेटा, जैसे हमने टेबल बनाई थी, टेबल के अंदर, या मैं दोबारा बना देता हूं यहां पे टेबल।
यहां पर मैं नेम लिखता हूं, ठीक है, ये नेम, ये मार्क्स और ये कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये जो नेम का होगा, हम नेम में किस टाइप का डेटा डालेंगे, क्या वहां पर लिखेंगे, किस तरीके का डेटा होगा, वो अल्फाबेट होगा, नंबर होगा। और नंबर भी है तो नंबर भी दो तरह के होते हैं, एक डेसिमल वाले नंबर होते हैं और एक बिना डेसिमल वाले नंबर होते हैं। तो किस टाइप का डेटा होगा, वो डेटा टाइप कहलाता है। ठीक है, जो किसी डेटा के बारे में जानकारी हमको देता है, यानी डेटा किस तरीके का है। नंबर है तो नंबर कौन सा है, अल्फाबेट है तो वो कौन अल्फाबेट है, ये डेटा टाइप होता है। तो इसका आंसर देखो, फ्लोट भी होता है, इंटीजर भी होता है, कैरेक्टर भी होता है। ये तीनों डेटा टाइप सी के अंदर होते हैं, लेकिन एक डेटा टाइप है इसके अंदर क्लास। क्लास डेटा टाइप उसमें नहीं होता, तो ये इसका आंसर कर लीजिएगा 4, क्लास। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली कौन कौन सी है, जीरो, लो, हाई लेवल, कोबोल, बेसिक, ये भी लैंग्वेज है, लेकिन बुनियादी तौर पे, तो बुनियादी तौर पे यही है, मशीन है, असेंबली और हाई लेवल। ठीक है, ये वाली, इसका आंसर हो जाएगा 4th, मशीन, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए, बहुत बढ़िया आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, सूचना सहायक में या किसी आरएएस के पेपर के अंदर ये प्रश्न आया था कि सी लैंग्वेज में इनवैलिड वेरिएबल कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर जानकारी करते हैं वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का दूसरा नाम है आइडेंटिफायर। हम एक और बोलते हैं इसको, क्या होता है कि हम कोई भी जब प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, तो प्रोग्राम डिजाइन करते समय या उसका प्रोग्राम डिजाइन का प्रोग्राम बनाने का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर की मेमोरी को यूज में ला रहे हैं, कंप्यूटर की मेमोरी का उपयोग कर रहे हैं। तो प्रोग्राम के दरमियान क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के कुछ मेमोरी के कुछ भागों को एक नाम दे देते हैं। वो नाम इसलिए दिया जाता है ताकि हम उसको हमारी आवश्यकता अनुसार उसको काम में ला सकें। ठीक है, जैसे एक पोर्शन को क्या नाम दे दिया और हमने उसमें वैल्यू का डाल दी। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, जैसे मैंने कंप्यूटर के किसी भी एक पोर्शन को नाम दे दिया ए, और इसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया मैंने इंटीजर। इंटीजर आईएनटी, ये इंटीजर हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, इंटीजर ए। यहां इंटीजर का मतलब होता है नंबर बिना दशमलव वाले। अब ये जो मैंने नाम दिया ए, ये कंप्यूटर की मेमोरी का एक छोटे से भाग का नाम दे दिया मैंने ए, जिसको डेटा टाइप मैंने डिक्लेयर कर दिया कि उसका डेटा टाइप ए रहेगा। कहने का मतलब है अब इस ए के अंदर मैं जो संख्या लिखूंगा वो केवल नंबर की होगी और बिना दशमलव वाली होगी, यानी कि वो जैसे 0, 10 लिख सकता हूं मैं, इसकी जगह पर 20 लिख सकता हूं, यहां पर लिख देता हूं नीचे 20 लिख सकता हूं, 30 लिख सकता हूं, 40 लिख सकता हूं, माइनस के 20 लिख सकता हूं, माइनस के मैं 30 लिख सकता हूं, 50 लिख सकता हूं, 100 लिख सकते हैं, वो हम इसको यूज करेंगे। तो ये वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल बनाने के भी एक नियम होते हैं, वेरिएबल किस आधार पर बनाते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपने खुद के कुछ शब्द होते हैं जिसको कि हम बोलते हैं कीवर्ड्स। जैसे C++ के अंदर सामान्यतया 30 से 32 कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड का कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द होते हैं जिनका इस लैंग्वेज में अपना एक खुद मीनिंग होता है, तो हम उन कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनका ऑलरेडी मीनिंग गिवन है, तो उनका हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि हम यहां पर कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, या 0 से लेकर 9 तक कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा, लेकिन इसमें एक शर्त यह भी होती है कि जो फर्स्ट लेटर होगा
पहला अक्षर हमेशा अल्फाबेट होगा। पहला अक्षर हमेशा अल्फाबेट होगा। चौथा, डॉट। ये जो डॉट लगाया जाता है, डॉट, डैश, इस तरीके के सिंबल्स का यूज नहीं होगा, ये प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे। बाकी कुछ भी हो सकता है, तो चलिए चेक करते हैं। एचटी नेम हो सकता है, क्योंकि कुछ भी, इनकी सीमा एनी लेंथ, यानी कि लंबाई इनकी कितना बड़ा हम नाम दे सकते हैं। तो सेंड नेम बिल्कुल ये वैलिड वेरिएबल है। सेट नेम, यहां पर एक छोटा सा एक मिस्टेक, एक छोटा सा इसका करेक्शन है, वो करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो जहां पर है, मैं इसको यहां पर कलर से कर देता हूं, ये वाला कलर यूज कर लेता हूं। यहां पर ये ऐसे लिखा गया है, ये ठीक है। सेंट नेम बिल्कुल है, ये अंडरस्कोर है, ये अंडरस्कोर ही वैलिड होता है केवल, इसको छोड़कर बाकी सारे इनवैलिड है। अंडरस्कोर ये भी वैलिड है। एस्टिन 12 नेम ये भी वैलिड है, क्योंकि पहला अक्षर अल्फाबेट है, अल्फाबेट ही होगा। अब चौथे पे आते हैं डॉट। डॉट अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता वेरिएबल बनाने में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये चौथा, ये इनवैलिड वेरिएबल। उतार लें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे। हाई लेवल सी लैंग्वेज को किसने विकसित करा? डेनिस रिची ने। इसको डेनिस रिची ने बनाया था बेल लेबोरेटरीज के अंदर। लिख देता हूं यहां पे, बेल लैब के अंदर 1972 के अंदर इसको सी लैंग्वेज का विकास किया गया था। कौन सा लैंग्वेज, कौन सा चिन्ह सी भाषा के स्टेटमेंट के अंत में आता है? तो वो आता है सेमीकोलन, ये वाला। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसके अंदर जो कि स्टेटमेंट का अंत वो इसी से होता है, ठीक है, सेमीकोलन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 24। सी प्रोग्राम के लूप में कथन लूप से तुरंत निष्कासित होता है और शेष लूप को छोड़ देता है। तो देखो लूप किसे कहते हैं? पहले तो लूप क्या होता है? लूप का मतलब होता है कि कोई किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी लाइन को कंटिन्यूअली बार बार दोहराते रहना, जब तक कि दी हुई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए, गलत नहीं हो जाए। अब वहां पे क्या होता है, लूप एक कंडीशन, एक स्टेटमेंट, लूप के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, वो लगातार चलता रहता है, और लूप के अंदर एक कंडीशन भी लिखी जाती है। इसको कैसे लिखा जाता है? जैसे व्हाइल, यहां पर एक कंडीशन लिखते हैं, इसके बाद यहां पर स्टेटमेंट लिखी जाती है, और स्टेटमेंट, और यहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का लिखा जाता है, यानी कि कितनी बार उसको चलाना है। तो यहां पर क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, जब तक ये ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट रन करेगा, और बार बार एक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, +1 होता चला जाएगा, यहां +1, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, कंटिन्यूअली रन होता चला जाता है, इसे हम लूप कहते हैं। अब यहां पर क्या है, लूप से तुरंत निष्कासित होना, यानी कि बाहर निकलना। तो बाहर कहां से निकलेगा? इफ, तो इफ के साथ तो कंडीशन दी जाती है। एल्स, एल्स का प्रयोग किया जाता है अन्यथा पे,
कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार चलाए रखना। ब्रेक, ब्रेक ऐसा वर्ड है, अगर लूप के बीच में कहीं पर भी आ गया तो वो लूप क्या करेगा, वहीं पर रुक जाएगा और बाकी शेष लूप को वो उधर ही छोड़ देगा वहां पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेक। ब्रेक इज द राइट आंसर। लूप के एग्जीक्यूशन में डू वाइल, लूप के एग्जीक्यूशन में डू वाइल अधिकतम किसके लिए प्रयोग होता है? केवल एक बार के लिए, कम से कम एक बार चलने के लिए, दो बार के लिए, अनंत तक चलने के लिए। देखिए मैं इसका जो सिंटैक्स है फॉर्मेट में वहां पर लिख देता हूं डू। डू के बाद यहां पर स्टेटमेंट लिखा जाता है और स्टेटमेंट लिखने के सबसे नीचे की तरफ यहां पर कंडीशन लिखी जाती है। अभी हमने पढ़ा इसके पहले वाले प्रश्न के अंदर, अगर कंडीशन सही है तो ही लूप आएगा, अदरवाइज लूप नहीं चलेगा। ठीक है, पर यहां पर उल्टा है। यहां पर क्या है, कंडीशन का चेक हो रही है सबसे लास्ट में, यानी कि अगर कंडीशन गलत भी है, हमने यहां पर कुछ गलत चीज लिखी भी है, तब भी स्टेटमेंट एक बार तो रन होगा ही होगा। ठीक है, इस तरीके को बोलते हैं एंट्री लेवल, सॉरी एग्जिट लेवल, एग्जिट लेवल लूप, क्योंकि एग्जिट बाहर निकलते के समय कंडीशन चेक करी जा रही है, जबकि सभी लूपों में बाकी जो सारे लूप होते हैं उसमें पहले कंडीशन चेक करी जाती है। अगर कोई वेरिएबल उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, उस कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो ही स्टेटमेंट रन होता है, अदरवाइज नहीं होता। जबकि केवल एक डू वाइल लूप ऐसा लूप होता है जिसमें एक बार तो कंडीशन स्टेटमेंट चलता ही चलता है, चाहे कंडीशन रॉन्ग हो, क्योंकि कंडीशन कहां चेक हो रही है, लास्ट में चेक हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम से भी कम एक बार तो रन होगा ही होगा। अगर कंडीशन सही मिलती है तो दोबारा चलेगा, नहीं होती है तो एक बार ही चल के खत्म हो जाएगा। विषम चुनिए, विषम चुनना है इसमें से। 26 नंबर विषम चुनिए, इसमें से क्या विषम है? देखो ओरेकल डेटाबेस है, ये भी डेटाबेस है, माई MY ये होता है माई एसक्यूएल, ये भी डेटाबेस है। ठीक है, इसके अंदर C++ ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें से विषम कौन सा हो गया, C। चलिए अगले पे आते हैं। जावा स्क्रिप्ट और जावा के मध्य अंतर। जावा स्क्रिप्ट और जावा के मध्य अंतर है, क्या अंतर होता है दोनों के बीच में? जावा स्क्रिप्ट को सीधे HTML उससे को जोड़ा जा सकता है, जावा बिल्कुल जोड़ा जा सकता है जावा स्क्रिप्ट को। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जावा की तुलना में साधारण और आसान होता है। जावा स्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर वेब ब्राउजर में बनाया जाता है, बिल्कुल उपयुक्त, सभी सारे सही होंगे इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले। निम्नलिखित में से कौन सी मल्टीमीडिया वेब पेजों के विकास के लिए, तो देखो कोबोल तो एक बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हमने पढ़ा, बेसिक बिगिनर्स पहले चला करती थी, असेंबलर असेंबली को कन्वर्ट करता है, तो बची कौन सी, जावा। ये मल्टीमीडिया सपोर्टेड लैंग्वेज है मल्टीमीडिया वेब पेजेस के लिए। आज भी हम कई बार जो वेब पेज ओपन करते हैं कई वेबसाइट्स के,
तो उसमें वहां पर जावा इनेबल्ड लिखा हुआ आता है, यानी कि पहले हमको जावा उसकी फाइल वहां पर चलानी पड़ती है, पर वो वेब पेजेस में एम्बेडेड होती है तो ऑटोमेटिकली वो चल जाते हैं। तो जावा का यूज किया जाता है। जावा और सी प्लस प्लस भिन्न है, क्योंकि जावा और सी प्लस प्लस भिन्न है क्योंकि जावा में ऑपरेटर और लोडिंग की सहायता नहीं करती, जावा पॉइंटर्स काम में नहीं लेती। बिल्कुल, सी प्लस प्लस में पॉइंटर होते हैं। पॉइंटर एक किसी वेरिएबल के बारे में जो एड्रेस वगैरह या वैल्यू को शो करते हैं। जावा ग्लोबल वेरिएबल की सहायता नहीं करती, यानी कि तीनों ही सही है, इसका तीनों ही सही है। एक जैसे डेटा टाइप, एक जैसे डेटा टाइप, एक मिनट, कोई बात नहीं, 29 के बाद 31 आ गया, कोई बात नहीं, चलो इसको कर लेते हैं। एक जैसे डेटा टाइप मूल्य के संग्रह को कहते हैं एरे कहते हैं। एरे में क्या होता है, एक जैसे सीक्वेंस में ही डेटा का अरेंज किया जाता है, यानी कि एक समांतर समान डेटा टाइप की श्रृंखला को एक ही जगह पर जब क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 को एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ये अभी हमने पढ़ा था, एक समय में एक ही कथन को लाइन बाय लाइन क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर। कन्वर्टर तो होता नहीं है, इंस्ट्रक्टर भी नहीं होता, कंपाइलर पूरी लाइन को करता है, तो ये हो जाएगा इंटरप्रेटर। वॉइस डेटा को शब्द में इंटरप्रेट कर सकता है। ये आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। हम कोई भी मोबाइल के अंदर या कहीं पे वो उसमें माइक का आइकन प्रेस करके वो कुछ भी उसको अगर बोलते हैं तो वो उसको समझ के वो वैसा का वैसा वहां पर टाइप कर देता है। तो वो कौन सा होता है, स्पीच इनपुट हार्डवेयर नहीं, टॉकिंग सॉफ्टवेयर ये भी नहीं होता। वो क्या कहलाता है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जो स्पीच यानी हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज, हमारी बोलचाल को समझता है। रिकॉग्निशन समझना, सॉफ्टवेयर समझने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो स्पीच रिकॉग्निशन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। पहला वाला कौन सा था इसमें, स्पीच रिकॉग्निशन। निम्नलिखित में से कौन सी, वापस वही वैज्ञानिक भाषा है, फोर्ट्रन। ठीक है, यहां पर वही आ गया कि वैज्ञानिक भाषा कौन सी, तो वह फोर्ट्रन है। क्योंकि कोबोल बिजनेस ओरिएंटेड है, वैसे पहले यूज होती थी। तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, अंग्रेजी नहीं है, द्विधारी बाइनरी तो हो सकती, फोर्टन भी नहीं हो सकती, तो वह मिनोनिक्स, निमोनिक्स लैंग्वेज, जो कि सिंबल्स के ऊपर आधारित है। चलिए 36 पे आते हैं। एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? एंड्रॉइड के विकास के लिए ये तो पुरानी है और सबसे यानी जावा। अभी मल्टीमीडिया वेब पेजेस के लिए जावा, तो एंड्रॉइड के लिए भी कौन सी है, जावा है। निम्न में से प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है।
असेंबली लैंग्वेज है, सी प्लस भी है, जावा भी है, ठीक है, तीनों लैंग्वेजेस है, लेकिन पीओपी ये नहीं है। ये क्या है? प्रोटोकॉल। जब हम इंटरनेट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये एक प्रोटोकॉल है जिसका पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? तो इंटरनेट पे रूल्स होते हैं, इंटरनेट पे जो हमको ये बताते हैं कि हमें इंटरनेट पे कब क्या और कैसे करना है। तो उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। उन्हीं में से एक टाइप का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है, ठीक है, बाकी सब लैंग्वेजेस हैं। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं का समस्या? अच्छा, ये अभी कर हो तो गया है। 37 36, अच्छा वही एक कॉपी, चलो अभी हो ही गया। 38 पे आते हैं। बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है? 38 पे बेसिक बहुत पुरानी है तो प्रोसीजरल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो अभी चल रही है, ठीक है, तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है बेसिक। प्रोसीजर का मतलब है कि कंप्लीटली एक तरीके से ही लिखा जाता है उसको। समान डेटा किस्मों के समान डेटा किस्मों वाले भिन्न भिन्न अवयवों का संग्रह कहलाता है। समान डेटा, सेम डेटा टाइप, एक जैसे डेटा टाइप के सीक्वेंस को, यानी कि एक जैसे डेटा टाइप को अगर हम सीक्वेंस में लिखे तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एरे। और एरे को हिंदी में बोलते हैं आबयहु, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एरे। निम्न से कौन से लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होती है? बताएं इसको। कोबल फोर्टन नहीं होती, क्योंकि ये जावा एक लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर भी है, दोनों पे ही काम करती है जावा। इंटरप्रेटर भी काम करती है, कंपाइलर पे भी काम करती है जावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? इसका करा था ब्रेडन ईक ने। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यवसायिक क्षेत्रों में करने के लिए किया जाता है? वेबसाइट, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला 43 पे आते हैं। बिल्कुल, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो देखो, इसके अंदर जावा बच्चों के वाली रही है। जब स्टार्टिंग तौर पे बच्चे जो शुरुआत में कंप्यूटर पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहले उनको पढ़ाई जाने वाली लैंग्वेज होती है लोगो। लोगो के अंदर एक कर्सर होता है इस टाइप का, जिसको बोलते हैं टर्टल। उस टर्टल को मूव करके बच्चे एक डिजाइन बनाना वहां पर चालू करते हैं, तो ये लोगो, LOGO। पाइथन पाइथन एक है, कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल, मशीन लैंग्वेज, तीनों नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि हम इंग्लिश के अंदर ही कोडिंग करते हैं उसके अंदर, ठीक है। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, क्योंकि भाषाओं को
हम उनके अनुवादक के रूप में कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी भाषा है, कंपाइलर लैंग्वेज है या इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो पाइथन कौन सी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटर। फ्लैश एनिमेशन या जावास्क्रिप्ट का उपयोग किए बिना एक शैली से दूसरी शैली में बदलते समय कौन सी सीएसएस संपत्ति प्रभाव जोड़ने के लिए प्रदान कर सकती है? एसोसिएशन नहीं, उसको कहते हैं हम ट्रांजिशंस। ठीक है, ट्रांजिशंस होते हैं जो फ्लैश एनिमेशन का किए बने का उपयोग किए बिना सीएसएस प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है, उसे हम ट्रांजिशंस कहते हैं। ये एक मल्टीमीडिया का टाइप है जिसमें से हम उसको स्लाइड ट्रांजिशंस को बनाते हैं, जैसे पावर पॉइंट के अंदर इसका यूज किया जाता है। जॉन नेफियर बोन्स ने लॉगरिथम की खोज कब करी थी? 1614 ईस्वी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं जॉन नेफियर के। खालिस्तान एक मानक मशीन भाषा है जिसमें जावा सोर्स को संकलित किया जाता है। जब जावा है तो जावा जिसपे है वो बाइट कोड है। ये जावा एक बाइट कोड लैंग्वेज कहलाती है। तो जावा के जो जावा सोर्स को जो जहां इकट्ठा किया जाता है, जहां उसको स्टोर किया जाता है, वो बाइट कोड कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइट कोड। और ये आज का अंतिम प्रश्न, बेसिक भाषा का आविष्कार कब किया गया? बेसिक भाषा का आविष्कार करा गया था सन 1972 के अंदर। तो दोस्तों यहां पर जो अभी आज यूज करें, जहां पर हम जो प्रश्न लेकर आए थे वो कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित थे कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, उसको किस तरीके से या कैसे कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है जिसके माध्यम से हाई लेवल लैंग्वेज को, यानी हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि कंप्यूटर में रखा हुआ सॉफ्टवेयर या वो सीपीयू उस लैंग्वेज को समझे और उसके अनुरूप ही वो कार्य करे। तो यहां पर हमने सारी भाषाओं का यूज करा और उनके अकॉर्डिंगली हमने यहां पर जो प्रश्नोत्तरी यहां पर लिखे थे वो सारे ये थे। चलिए मिलते हैं तब तक के अगले प्रोग्राम के